स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले है इसका डेफिनेशन, उसके बाद मैं इसमें दो चीजों पे, पहला फर्स्ट वन फोकस जो किया गया है वो किया गया इसके डिटर्मिनेट कि स्ट्रक्चर कौन सा डिटर्मिनेट होगा, और सेकंड जो फोकसिंग पॉइंट है इसका का इनडिटरमिनेट और डिटर्मिनेट। तो इन दोनों चीजें पे इसके लिए फोकस किया गया है और मेनली इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट में यही दो टॉपिक को कवर करना है। यानी कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है और है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके लिए ये फाइंड आउट किया जाता है। तो एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन स्ट्रक्चर एनालिसिस का, इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ लोड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर एंड देयर कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चर एनालिसिस डिटर्मिनेशन होता है किस चीज का, तो कोई भी स्ट्रक्चर उस पर फिजिकल लोड का इफेक्ट क्या पड़ता है और उसके कंपोनेंट पर क्या पड़ता है। मतलब दुनिया में जितने तरह के स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ये दो पार्ट के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला आएगा आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और दूसरा होगा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो यही दो तरह के स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा डिटरमिनेट है, कौन सा इनडिटरमिनेट है। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ लोड। लोड का इफेक्ट क्या होगा फिजिकल स्ट्रक्चर पे और उसके कंपोनेंट पे, और उसी का एनालिसिस क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन आपको लिखने के लिए आता है तो आप एक लाइन में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर होता कौन कौन है। जैसे सोम में पढ़े होंगे कि कौन कौन से लोड अप्लाई होते हैं, उन तरह के लोड जानते होंगे कि पॉइंट लोड होता है, यूडीएल होता है और यूवीएल होता है। लोड जो कि किसी बीम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अप्लाई हो, यूडीएल जो कि पूरे बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और बराबर मात्रा में लोड पूरे स्पैन पर चाहे हाफ स्पैन पर लग रहा हो, उसको यूडीएल लोड कहेंगे। और यूवीएल कहते हैं जो कि कहीं ज्यादा कहीं कम उसमें वेरिएशन होते रहता है, तो इस लोड को कहते हैं यूवीएल लोड। सपोर्ट के बारे में भी आप पढ़े होंगे जरूर कि सोम में कि सपोर्ट कितने तरह के होते हैं। तो पहला फिक्स सपोर्ट होता है, दूसरा रोलर, तीसरा हिंज और चौथा गाइडेड रोलर। यहाँ पर ये चीजें जानना जरूरी है, ये सोम में नहीं पढ़े होंगे कि फिक्स सपोर्ट में कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं और कितने रिएक्शंस इसको रिक्वायर्ड होंगे फिक्स होने के लिए। मतलब अगर कोई एक फिक्स बीम है तो इस पर कितने लोड को ये रेसिस्ट कर रहा होगा। जैसे फिक्स बीम हमारे घर में जैसे कॉलम बनता है, कॉलम यानी कि जो पिलर बनता है स्लैब के साथ में बीम के साथ में, वो एक एग्जांपल होता है फिक्स सपोर्ट का। तो फिक्स सपोर्ट वह सपोर्ट है जिस पर ना तो हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे तो फिर भी नहीं ये हिलेगा अपने पोजीशन से, वर्टिकल लोड लगाएंगे फिर भी अपने पोजीशन से मूव नहीं होगा, और इस पर जब मोमेंट लगाएंगे फिर भी अपने पोजीशन से मूव नहीं करेगा। इसका मतलब कि इस पर तीन फोर्स लगाते हैं, तीनों फोर्स को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि फिक्स सपोर्ट में रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी वैल्यू क्रिएट की जाती है और यही वैल्यू काम आता है डिटर्मिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। सिमिलरली जो हिंज सपोर्ट है, हिंज के लिए क्या होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन ये दोनों ही लोड को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। मोमेंट लगाते हैं जब, तो मोमेंट में ये रेसिस्ट नहीं करता है, मोमेंट में ये फेल हो जाता है। तो इस तरह के सपोर्ट को कहते हैं हम लोग क्या, हिंज सपोर्ट। और यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जितने फोर्स को रेसिस्ट करता है वही इसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। हिंज सपोर्ट पे जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे फिर भी ये रेसिस्ट करेगा, मूव नहीं करेगा। वर्टिकल फोर्स भी मूव नहीं करेगा, इसको भी रेसिस्ट करेगा, लेकिन मोमेंट लगाएंगे तो ये मूव कर जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू होती है कितनी, 2 होगी। सिमिलरली जब रोलर सपोर्ट की बात आती है, रोलर सपोर्ट तो रोल कर जाएगा। सिंपल यानी कि रोलर सपोर्ट जो है रोल करने के कंडीशन में होता है। इसका मतलब कि इस पर जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे ये तो रोल कर जाएगा, यहाँ पर ये टिकेगा नहीं, अपने पोजीशन से मूव कर जाएगा। वर्टिकल फोर्स लगाएंगे तब ये रोल नहीं करेगा,
यही फोर्स को ये रेसिस्ट करता है, ठीक है। और जब मोमेंट लगाएंगे इसमें भी मोमेंट हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ फोर्स कितना रेसिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए आर की वैल्यू हो जाएगा 1, और बाकी जो रेसिस्ट नहीं करेगा वो हो जाएगा कितना 2। तो इसमें पूछा जाता है, इसमें ये चीजें पूछी जाती है कि फिक्स सपोर्ट के लिए कितने नंबर ऑफ फोर्स चाहिए, यहां से कलर चेंज कर लें, फिक्स सपोर्ट के लिए कितने नंबर ऑफ फोर्स चाहिए होते हैं, उसको कितने नंबर ऑफ फोर्स को ये क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3, रोलर सपोर्ट में आर की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है, और हिंज सपोर्ट में आर की वैल्यू हो जाती है 2। गाइडेड रोलर में सिमिलरली आर की वैल्यू हो जाती है यहाँ भी 2। ये नंबर ऑफ फोर्स है जो कि क्या करता है, रेसिस्ट करता है। एंड जब पूछा जाए कितना फोर्स चाहिए फिक्स होने के लिए, नंबर ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू फिक्स इट, तो इसमें कोई फोर्स नहीं चाहिए, 0 चाहिए होता है। रोलर सपोर्ट में 2 फोर्स चाहिए तब ये जाके फिक्स होगा, ठीक है। हिंज सपोर्ट में 1 फोर्स चाहिए तब ये फिक्स हो जाता है, और गाइडेड रोलर में भी 1 सपोर्ट चाहिए, 1 फोर्स चाहिए जो कि इसको फिक्स करेगा। तो कहने का मतलब यह है, इस पूरे समरी का आपको याद क्या रखना है इसमें, तो आर की वैल्यू, यही सभी चीज को इसमें याद रखना है कि फिक्स के लिए आर की वैल्यू कितना होता है, और रोलर के लिए, गाइडेड रोलर के लिए कितना होता है। यही सब चीजें आपको डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट को आइडेंटिफाई करने में यूज आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वाइंट के बारे में। ज्वाइंट कितने तरह के होते हैं, तो ज्वाइंट यहाँ पर जो 2 तरह के आपको पढ़ने होते हैं, टोटल ज्वाइंट यहाँ पर 2 तरह के पढ़ने हैं। एक जो है रिजिड ज्वाइंट है, और दूसरा पिन ज्वाइंट होता है। रिजिड ज्वाइंट का ज्वाइंट कोई भी ऐसा ज्वाइंट जो कि फिक्स रहे, तीनों ही फोर्स को रेसिस्ट करता हो, रिजिड ज्वाइंट कहलाता है। और यह ज्वाइंट यूज होता है किसमें, फ्रेम में ये ज्वाइंट को यूज करते हैं। पिन ज्वाइंट का मतलब हुआ ये या तो हिंज होगा या तो रोलर कहलाएगा ये पिन ज्वाइंट, और ये यूज किया जाता है किसमें, तो ये यूज करते हैं इन द केस ऑफ ट्रस के केस में पिन ज्वाइंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम के बारे में, कि बीम कितने तरह के होते हैं। तो बीम जो है टोटल 6 तरह के पढ़ने। कौन कौन बीम है, तो फिक्स बीम, ऐसा बीम जो कि फिक्स हो उसको फिक्स बीम कहेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम, जो सिंपली सपोर्टेड कंडीशन पर हो, कंटिन्यूअस होगा, ओवरहैंगिंग होगा, कैंटिलीवर होगा, प्रोप कैंटिलीवर होगा, ठीक है। ये तो टोटल 6 तरह के बीम के बारे में पढ़ने हैं। तो 6 तरह के बीम, इसका एसएफडी और बीएमडी सोम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ये एसएफडी बीएमडी तो पढ़ना है डिफरेंट मेथड के थ्रू, लेकिन यहाँ पर जनरली ये पढ़ना होगा आपको डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, कि बीम के कंडीशन के अकॉर्डिंग, लोडिंग कंडीशन के वह बीम डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। तो ये सभी थे इसके थ्योरी के पार्ट्स, जो कि ये बताते हैं कि कितने तरह के लोड, सपोर्ट, ज्वाइंट और बीम होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे इसका मेन पार्ट, जो कि डिटर्मिनेंसी पे आता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए। इसमें कोई डाउट है अभी तक में तो बताएंगे। नो सर। ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन द्वारा सॉल्व किया जा सकता हो। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर होगा, देखिए दुनिया में जितने तरह के स्ट्रक्चर है ना, 2 तरह के होंगे, एक डिटर्मिनेट होगा, दूसरा इनडिटर्मिनेट होगा। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर उसको कहेंगे जो कि बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन द्वारा सॉल्व किए जा सकते, डिटर्मिनेट कहेंगे। और जो बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन द्वारा सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं उसको इनडिटर्मिनेट कहेंगे, अगर एक लाइन का डेफिनेशन पूछा जाए तो। अब बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता क्या है, तो याद होगा सोम में पढ़े होंगे, कोई भी बीम को, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम अगर होता था, इसको सॉल्व करने के लिए क्या उपाय करते थे हम लोग, तो जितना रिएक्शन होता था आर ए, ये होता है आर बी, और ऊपर से जो लोड आ रहा होता है डब्ल्यू, किलो न्यूटन का अगर लोड आ रहा होता है डिस्टेंस L/2 पर, ये भी डिस्टेंस L/2 पे, तो हम लोग लिखते थे यहाँ पर आर ए प्लस आर बी बराबर कितना होगा डब्ल्यू, यानी कि टोटल अपवार्ड लोड बराबर टोटल डाउनवर्ड लोड के बराबर करते थे। ये कैसे होता था, ये होता था इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सॉल्व करके, जो कि समेशन ऑफ एफ वाई डायरेक्शन में इक्वल टू 0 लिखते थे, ठीक है। तो यही इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। 3 तरह के इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किए जाते हैं। कौन कौन, तो एक होता है समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, एंड समेशन ऑफ मोमेंट जेड डायरेक्शन का मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, और जो भी स्ट्रक्चर इन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन द्वारा सॉल्व हो जाते हैं,
किसी को कहा जाता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और जो नहीं सॉल्व होंगे उनको कहेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो पता कैसे चलेगा कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है? स्ट्रक्चर देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का यूटिलाइज करते हैं वो कहलाता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसको हम लोग डीएस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर हो वो फाइंड करना है तो उसके लिए हमको डीएस की वैल्यू पता होनी चाहिए। और डीएस कैसे पता होगा? तो डीएस का कुछ फॉर्मूला है जो कि आगे बात करेंगे। अगर डीएस की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो उसको कहेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनेट है और स्टेबल है। अगर डीएस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब कहेंगे इनडिटर्मिनेट है और स्टेबल होगा। जब डीएस की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से अगर कम होता है, तब स्ट्रक्चर जो है इनडिटर्मिनेट और अनस्टेबल होगा। ये दोनों ही कंडीशन में स्ट्रक्चर को अलाउ करते हैं। इस कंडीशन में स्ट्रक्चर को अलाउ नहीं करते हैं कि स्ट्रक्चर को हमको बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी से ये चीजें हमें पता करनी होती है कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। तो डिटर्मिनेट को इनडिटर्मिनेट भी बनाया जा सकता है और इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट भी बनाया जा सकता है। दोनों ही कंडीशन में पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ एग्जांपल पर बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल है जो कि इसके डिटर्मिनेंट को बताता है। तो जैसे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में अगर एग्जांपल बात करें तो कौन कौन से होंगे? तो जितने भी सिंपली सपोर्टेड बीम देख रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। कैंटिलीवर बीम आपका डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये दोनों एग्जांपल आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। इनडिटरमिनेट का मतलब हुआ कि वह स्ट्रक्चर जो कि बेसिक इक्विलिब्रियम द्वारा सॉल्व नहीं किए जा सकते हो, उनको एक्स्ट्रा कंडीशन रिक्वायर्ड होता है उनको सॉल्व करने के लिए, जिसको कंपैटिबिलिटी कंडीशन कहा जाता है। उस स्ट्रक्चर को कहेंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल की बात करें तो फिक्स बीम होगा, कंटिन्यूअस बीम होगा, फिक्स आर्चेज, टू हिंज, प्रोप कैंटिलीवर, आर्चेज, पोर्टल्स, मल्टी स्टोरीड फ्रेम, ये सभी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि डीएस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। डीएस बराबर 0 तो डिटर्मिनेट एंड स्टेबल, ग्रेटर देन 0 तो इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल, और लेस देन 0 तो इनडिटर्मिनेट और इनस्टेबल होता है। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के। तो इस पर एग्जांपल कुछ देखेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे कि कैसे पता चलेगा कि डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। तो देखिए मेथड ऑफ एनालिसिस क्या कहता है? मेथड ऑफ एनालिसिस का मतलब हुआ कि जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेट को तो मेथड हमको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो सॉल्व हो सकते हैं बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन द्वारा। जो इनडिटर्मिनेट है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड चाहिए होता है, क्योंकि वो नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होते हैं, एक स्पेशल मेथड की जरूरत होती है। तो वो मेथड जो होगा दो तरह के होते हैं, एक एग्जैक्ट मेथड होगा और दूसरा होगा अप्रोक्सीमेट मेथड। ठीक है, एग्जैक्ट मेथड में दो मेथड आते हैं, फोर्स मेथड और दूसरा कहते हैं जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड का अनदर नेम भी है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड कहते हैं, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, एंड कंपैटिबिलिटी मेथड भी इसको कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड का अनदर नाम है स्टिफनेस मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड। ठीक है, इसको अलग नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। इसके अंतर्गत में कुछ मेथड्स हैं, ये सभी मेथड का नाम याद जरूरी नहीं है, ये टोटल सिलेबस को हमने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग के सिलेबस के अनुसार, डिप्लोमा के सिलेबस के अनुसार इसमें से सिर्फ पढ़ना है क्लैपेरियन थ्री मोमेंट थ्योरम के बारे में। ठीक है, क्लैपेरियन थ्री मोमेंट थ्योरम इस तरह से पढ़ना है जो कि फोर्स मेथड में आता है। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में दो मेथड पढ़ने हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये टोटल तीन मेथड यहाँ से आपको पढ़ने हैं। बाकी एक मैकुले मेथड भी होगा, तो ये यूनिट लोड कॉलम एनालॉजी ये सब नहीं पढ़ने हैं, कॉलम एनालॉजी नहीं पढ़े हैं। मैकुले मेथड एक होगा तो भी हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ एनालिसिस ये बताता है कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो एक्स्ट्रा मेथड की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेथड ऑफ एनालिसिस में आएंगे फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव फोर्स मेथड का इस्तेमाल कब करते हैं? तो यहाँ पर हमने कंडीशन लिखा है ds लेस देन dk, जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी कम हो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी से, उस केस में हम लोग फोर्स मेथड यूज करेंगे। और जब इसका ऑपोजिट होगा तब उस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मेथड आते हैं। तो अप्रोक्सीमेट आपको सिलेबस नहीं है, कैंटिलीवर मेथड, पोर्टल मेथड और फैक्टर मेथड होते हैं। इस सिलेबस का पार्ट आपका ये नहीं है, एक साथ था तो इसलिए आपने इसको इंक्लूड किया हुआ है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं कि कौन से एग्जाम्पल होंगे जो कि सॉल्व करेंगे इस मेथड से। जैसे कोई हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बताते हैं, ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। अच्छा, फ्रेम स्ट्रक्चर, दो तरह के स्ट्रक्चर हम बताएंगे, एक फ्रेम स्ट्रक्चर बताएंगे और एक बताएंगे ट्रस के लिए। तो दो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, दो तरह के। ये स्ट्रक्चर हम फ्रेम बना रहे हैं पहले, कुछ ज्यादा लाइन खींचा जा रहा है। हाँ, यहाँ से फिक्स सपोर्ट है, यहाँ से भी फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है। चलिए इसको बताना है कि डीएस की वैल्यू इसके लिए क्या होगा। हम आपको बता दें कि डीएस के लिए कौन कौन से फॉर्मूला है। देखिए डीएस का हम एक बार बता देते हैं, फॉर्मूला कितने तरह के हैं। टोटल 4 तरह के फॉर्मूला यूज होंगे डीएस के लिए। पहला, जब ट्रस यूज है और जब फ्रेम है। ट्रस के लिए दो फॉर्मूला होगा, m प्लस आर ई माइनस 2j और m प्लस आर ई माइनस 3j का। फ्रेम के लिए दो फॉर्मूला होगा, 3m प्लस आर ई माइनस 3j और 6m प्लस आर ई माइनस 6j के लिए। ये यूज करेंगे जब स्ट्रक्चर 2D में हो और इसका यूज करेंगे जब स्ट्रक्चर 3D में हो। सिमिलरली 2D और 3D का। ये 4 फॉर्मूले हैं जिसका यूटिलाइज करेंगे हम लोग डीएस निकालने के लिए। और सिमिलरली ये 4 फॉर्मूले होंगे जो इसका यूटिलाइज करेंगे हम लोग डीके कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी बात करेंगे डीएस पर। तो डीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में। तो दिया हुआ डायग्राम को कैसे समझेंगे कि यह फ्रेम का है कि ट्रस का है। अगर मेंबर आपको 90 डिग्री पर जुड़ा हुआ दिखे तब वो स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर मेंबर इस तरह का दिखे, अगर मेंबर इस तरह का दिखे, मतलब यह इनक्लाइंड मेंबर अगर दिख रहा है तो इसका मतलब यह फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? यह ट्रस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये ट्रस का है। तो अगर मेंबर 90 डिग्री पर आपको मिलता हुआ दिखे तो कहेंगे इसको क्या, कि फ्रेम स्ट्रक्चर है। और जब इंक्लाइन हो रहा होगा तब इसको कहेंगे कि ये ट्रस स्ट्रक्चर है। अब इस फ्रेम स्ट्रक्चर में बताना है डीएस क्या होगा, तो इसमें पहले काउंट करना पड़ेगा मेंबर कितना होगा, ज्वाइंट कितना होंगे और आर की वैल्यू क्या। अब देखिए ट्रस और फ्रेम के लिए अब ये दोनों किस में है, तो 2D स्ट्रक्चर में है दोनों, और दोनों 2D में है, दोनों को हम लोग सॉल्व करना है। तो 2D के लिए इसका देखिए फ्रेम के लिए 2D के लिए स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या है, 3m प्लस आर ई माइनस 3j। अब इस केस में मेंबर कितना होगा, मेंबर की वैल्यू कितनी होगी, काउंट करके बताना है। मेंबर देखिए, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5, मेंबर 6, मेंबर 7, मेंबर 8, मेंबर 9। मेंबर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी टोटल 9। ज्वाइंट कितना होगा, तो ज्वाइंट की वैल्यू काउंट करना होगा। देखिए 1 ज्वाइंट यहाँ पर है, दूसरा ज्वाइंट यहाँ, तीसरा ज्वाइंट, चौथा ज्वाइंट, पांचवा ज्वाइंट, छठा ज्वाइंट, 7, 8 एंड 9। ज्वाइंट भी यहाँ पर कितना होगा, 9 हो गया। अब तीसरा कैलकुलेट करना है आर ई की वैल्यू। आर ई कितना बताए थे, 3 बताए थे। अगेन यहाँ भी फिक्स है, इसके लिए भी 3। और हिंज के लिए कितना बताया, हिंज के लिए 2 बताए। तो आर ई की वैल्यू हो गया 3 3 6 2 8। आर ई की वैल्यू हो गया टोटल यहाँ पर 8। अब इसको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या था, ds बराबर 3m प्लस आर ई माइनस 3j, जहां पर 3m, 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 3 27, आर ई के जगह पर 8 एंड 3j का मतलब हो गया इंटू 27, 3 इंटू 9 27। देखिए 27 से 27 कट गया, ये बच गया हमारे पास में 8 और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह इनडिटर्मिनेट है और लेकिन क्या है, स्टेबल है। तो ये इनडिटर्मिनेट और स्टेबल का केस ये बना। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर को
किसी भी स्ट्रक्चर को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। एनी डाउट किसी को? नो सर। ट्रस्ट में बताइए, इसमें मेंबर काउंट करके बताएं कितना है मेंबर यहाँ पर। सेवन। मेंबर यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मेंबर की वैल्यू 7 होगी। यहाँ पर ज्वाइंट कितने होंगे? ज्वाइंट बताइए। 5। ज्वाइंट यहाँ पर 5 होंगे, ठीक है। और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। आर की वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये रोलर है ना, रोलर के लिए 1 होता है। ये हिंज है, हिंज के लिए 2 होता है। और अगेन ये हिंज है, इसके लिए भी 2 होता है। तो 2 2 4 1 5, आर की वैल्यू हो जाएगा 5 यहाँ पर। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, आर की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 5। अब ये ट्रस था, तो ट्रस के लिए डीएस का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग? डीएस का फॉर्मूला लिखे थे ट्रस के लिए m प्लस आर ई माइनस 2j। ये हमारा 2J। ट्रस के लिए फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और बताएंगे डीएस का वैल्यू कितना होगा। 7 मेंबर 7 है, आर ई हमारे पास 5 है, 7 और 5 मिलके 12, और 12 में से ज्वाइंट 5 है, 5 दूनी 10 चला जाएगा, तो डीएस का वैल्यू यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2। ये भी क्या है? ग्रेटर देन 0। इसको भी क्या लिखना होगा? इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल। स्टेबल तो है लेकिन क्या है? इनडिटर्मिनेट है। इनडिटरमिनेट। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में बताइए कि मेंबर कितना होगा, ज्वाइंट कितना होगा, और रिएक्शन कितने होंगे। ओके सर। 1 2 3 4। m इक्वल टू 11। मेंबर कितने हो गए? 11 11 हो जाएंगे। ज्वाइंट ज्वाइंट 1 2 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9। 11 नहीं होंगे, मेंबर यहाँ पर 9 होगा, क्योंकि ये जो क्रॉस देख रहे हैं यहाँ पर ज्वाइंट नहीं होता है, ये एक ही मेंबर होता है। ये 4 मेंबर नहीं होंगे, यहाँ मेंबर 11 नहीं होगा, यहाँ मेंबर का वैल्यू हो जाएगा 9। ओके सर। ज्वाइंट बताएंगे, ज्वाइंट कितना है? 1 2 3 4 5 6। हाँ ज्वाइंट यहाँ पर 6 हो जाएगा। और रिएक्शन कितना होगा? 1 2 2 4। रिएक्शन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4 सर। हाँ रिएक्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रस है कि फ्रेम है? फ्रेम है सर। नहीं, ये ट्रस है। कहीं भी इंक्लाइन मेंबर देखेंगे वो फ्रेम नहीं हो सकता है, वो ट्रस होगा। ओके सर। ठीक है, हाँ ये है ट्रस का स्ट्रक्चर। तो ट्रस के लिए ये 2D में है, 3D में तो है नहीं, तो उसके लिए ट्रस के लिए क्या फॉर्मूला देखे थे? m प्लस आर ई माइनस 2j। ये 2D में था, ds की वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू को सारा पुट करेंगे, मेंबर 9, रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर 4,
सर और ज्वाइंट यहाँ पर 6 दूनी 12, 1 तो 13 में से 12 गया तो बच गया क्या 1 1। यहाँ भी ग्रेटर देन 0, तो इसको भी क्या कहेंगे इनडिटर्मिनेट स्टेबल एंड स्टेबल। सिमिलरली इसमें बात करेंगे, मेंबर यहाँ कितना हो जाएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 सर मेंबर देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मेंबर 7 हो जाएगा। यस रिएक्शन सर कितना हो जाएगा यहाँ, रिएक्शन 2 2 4 हाँ 2 2 4 हो जाएगा रिएक्शन। और यहाँ पर ज्वाइंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 6, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ज्वाइंट की वैल्यू 6। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, m प्लस आर ई माइनस टी है। तो m है 7 और 4 11 11 12 गया। देखिए यहाँ पर ये माइनस में आ माइनस जाएगा, यानी 7 माइनस 1 प्लस 4 और माइनस 12, तो 11 में से 12 जाएगा तो -1। ये क्या हो गया, ये माइनस 1 लेस देन जीरो, यस सर मतलब इनडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल। अनस्टेबल हाँ ये स्ट्रक्चर जो है इनडिटर्मिनेट भी है और अनस्टेबल भी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेंबर को ये चेक कर सकते हैं कि वह डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। ठीक है। यस सर अब जैसे अगर ये यस सर स्ट्रक्चर इस टाइप का अगर दे दिया, सपोज ये आपको एक कैंटिलीवर बीम दे दिया, हाँ अब ये क्या कहलाएगा, ट्रस कहलाएगा कि फ्रेम कहलाएगा, फ्रेम सर हाँ बिल्कुल सही, ये फ्रेम कहलाएगा। इसमें इक्वेशन जो लगेगा फ्रेम का लगेगा। इसमें मेंबर कितना है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इसमें ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें कितना मेंबर है, 1 सर हाँ मेंबर यहाँ पर 1 है। और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, ये जो बना है बीम क्या नाम है इसका, कैंटिलीवर बीम हाँ बिल्कुल सही कैंटिलीवर है। इसमें ज्वाइंट कितना होगा, 1 2 ज्वाइंट 1 होगा। और रिएक्शन कितना होगा, सर 1 कैसे होगा ज्वाइंट सिर्फ यही ना पर है, अच्छा सिर्फ यहीं अच्छा पे ज्वाइंट है। ओके सर ओके सर ओके सर रिएक्शन कितना होगा, रिएक्शन फिक्स एंड है फिक्स है तो 1 3, 3 फिक्स के लिए 3 ये ये फ्रेम का है, फ्रेम के लिए हम लोग लगाए थे क्या फॉर्मूला 3m प्लस 3m आर ई r माइनस 3j। 2 3j ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू रख के सॉल्व की जगह 3 हो जाएगा, आर ई के 3 जगह पर प्लस 3, 3 बनाएगा और 3j का मतलब हो गया, j का मतलब 1 यानी 3। तो 3 3 3 कैंसिल होकर के क्या बच गया, 3 बच गया। 3 मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल। तो स्टेबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी कैलकुलेट द स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ कैंटिलीवर बीम या फिर प्रो कैंटिलीवर बीम, सिर्फ ये एक लाइन में बोल देगा क्वेश्चन को। तो कैंटिलीवर बीम बनाना पड़ेगा। अगर कहेगा फिक्स बीम, जैसे अगर हम पूछें कैलकुलेट द स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ फिक्स बीम, क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या होगा। फिक्स बीम के लिए आप डीएस निकालिए, इसके लिए डीएस निकाल के बताइए कितना आएगा। डी एस एम हो जाएगा 1 एम 1 ज्वाइंट 2 आर ई 3 6 3 1 J2 6 9 12
3 सर। हाँ, डीएस की वैल्यू यहाँ पर कैसे किए हैं? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्रेम है। यस सर। फ्रेम है तो यही लगेगा 3m प्लस आर माइनस 3j। तो यहाँ मेंबर हो जाएगा 3 और जी। रिएक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे? रिएक्शन सर 336। हाँ, 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा। और ज्वाइंट के ज्वाइंट ज्वाइंट 2। ज्वाइंट 2 और 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 2 3 3 सर। तो 6 से 6 कैंसिल, बच गया 3। तो ये हो जाएगा 3। 3। ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक चीज और पूछता है इसमें, या तो ऑप्शन में 1 2 3 4 करके दिया होगा, या फिर ये कहेगा कि 3 डिग्री से इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर देता है। बोलता है कि ये इनडिटर्मिनेट होगा अप टू कितना डिग्री? तो 3 डिग्री से। तो जितना नंबर ऑफ डीएस की वैल्यू आएगा उतना डिग्री में भी इसको कन्वर्ट कर देता है। तो लिखने का उसका एक अलग तरीका भी है कि मेंबर इज इनडिटर्मिनेट बाई 3 डिग्री, या फिर 3 मेंबर इसका एक्स्ट्रा है, इस तरह से भी बोल सकता है इसको। तो कहने का मतलब कि जो भी आपका ये आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं किसी रूप में ये दिखेगा जरूर। ठीक है। ओके तो सर। इस तरह से हम जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और एग्जांपल हमने ऐड किया हुआ है। देखिए ये एग्जांपल है, इसमें रिएक्शंस है। रिएक्शन यस देखिए सर। दोनों पर क्या है? रोलर सपोर्ट है। यहाँ भी सपोर्ट रोलर है, यहाँ भी रोलर सपोर्ट है। रोलर के लिए कितना होता है? 1 होता है। इसके लिए भी 1। 1 होता है। मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर आप काउंट कर लीजिए 11 होगा। नंबर ऑफ ज्वाइंट देखिए 6 होगा। देखिए काउंट करके सही है क्या? 1 2 3 4 5 6। यस सर। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11। यस सर। मेंबर यहाँ पर 11 है। यस सर। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ 7 8 9 10 एंड 11। ये क्रॉस वाला 4 11। मेंबर नहीं होते, 2 मेंबर होते हैं। तो इस तरह से हम इसको यस सर। सॉल्व कर सकते हैं। मेंबर है और यहाँ पर ये ज्वाइंट है। क्योंकि ये सेम क्वेश्चन जो है स्टेबिलिटी के लिए पूछा गया है, तो स्टेबिलिटी अलग चीज है, आपके सिलेबस में स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें स्टेबिलिटी के लिए। तो आप जो है इतना वैल्यू को लीजिए और यहाँ से इसको यूज करके यहाँ से बताइए कि डीएस का वैल्यू क्या होगा। ये चूंकि कौन सा है? फ्रेम है कि ट्रस है? ट्रस। ट्रस है। और ट्रस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं m प्लस आर ई माइनस 2j। जब 2d में हो और 3d होगा तो यहीं पे 3j हो जाता है। तो मेंबर हो जाएगा यस। 11, रिएक्शन की वैल्यू हो 11 जाएगा 2 2 और ज्वाइंट हो जाएगा 6 दूनी 12। तो 11 2 12 13, 13 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा 1। 1। भी होगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल का ये भी केस होगा। स्टेबल। यहाँ लिखना जरूरी है, इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल। ठीक है। तो चलो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कर पास सकते। कोई भी बुक हो, निराली का हो चाहे रामामर्थम का हो, चाहे कोई भी बुक हो जिसमें इसका दिया हुआ है, आप वहां से सॉल्व कीजिए और इसकी वैल्यू को आप यहाँ से मिला सकते हैं। बात कर ले इसका फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला देखिए इस पेज में फॉर्मूला हमने सारा लिख रखा है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लेन वाले को दो नाम से अलग बोलता है, पिन ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, पिन ज्वाइंट स्पेस फ्रेम, रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, रिजिड ज्वाइंट स्पेस फ्रेम। पिन ज्वाइंट जहां भी है इसका मतलब ये बोल रहा है ट्रस के बारे में। रिजिड ज्वाइंट जहां भी है इसका मतलब बोल रहा है फ्रेम के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये चार जो फॉर्मूला बता रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर इंटरनल एग्जाम होता है कॉलेज में तो इंटरनल में भी आपको क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। तो फॉर्मूला आपको ये सभी याद नहीं रखना है, ये याद रखना है m प्लस आर ई माइनस 2j, m प्लस आर ई माइनस 3j, 3m प्लस आर ई माइनस 3j। और ये चार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चार फॉर्मूला से जितना भी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का क्वेश्चन होता है सब कुछ इससे बन जाएगा। तो जितना भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है कहीं से, और नहीं तो हमारे पास पीडीएफ है, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। तो इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो आप हमें मैसेज करें। ओके सर।
आज के क्लास में कोई डाउट है तो बताएं। नो सर। डिटर्मिनेंसी में और इनडिटर्मिनेंसी में, उसके बाद कुछ डिफिनेशन, टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, ये सब हम लोग आज सीखे। तो आज यस की सर। क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते ओके। हैं। और आज बहुत लोग के साथ में परेशानी हुआ कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज लगातार किए जा रहे हैं हमको कि यहाँ से एक्सेप्ट तो हो रहा है लेकिन वो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम रखते हैं कल, और कल देखते हैं कुछ अलग प्लेटफॉर्म तब यूज करते हैं इसके लिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कल भी डेमो